सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉलेजिस्ट आपके लिए कैब के एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर क्लासेस लेकर आया है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये क्लास आज की हमारे 6th क्लास रहेगी, जिसमें हम जो स्टैट्स के प्रैक्टिकली सम्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं उनको करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो डाटा जो आपका न्यूमेरिकली फॉर्म पर होता है, जो आपका न्यूमेरिकली फॉर्म में होता है, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सा डाटा है, मेरा क्वांटिटेटिव डाटा है। वो क्या कहलाता है, उस डाटा को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है वो डाटा हमारा जो न्यूमेरिकली क्या है, फॉर्म किया जा रहा है, न्यूमेरिकली उसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को करते हैं। क्लियर। आप इससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं। अब उसको रिजल्ट को जो भी आप निकालेंगे तो आप कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। डाटा आपके पास है तो मेथड्स भी तो पढ़ने हैं आपने। तो मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, सेकंड वन, थर्ड वन इज द स्क्यूनेस एंड फोर्थ वन इज कटोसिस। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके मेथड्स है जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंडर आते हैं और हर एक तरह का अलग अलग डाटा होता है। आप अलग अलग रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, आपने अपने क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्या करना है, इस मेथड्स को यूज करना है जहां पर ये सूटेबल रहेंगे। ओके, चलिए। अब अब ये जो आप करेंगे, जैसे कि मेथड्स करेंगे सारे वाले, सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, डिस्पर्जन करेंगे, स्क्यूनेस करेंगे, जितने भी मेथड्स करेंगे, इससे आपके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे हमारे कौन से हैं? अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब बेसिक फीचर्स ऑफ डाटा। डाटा को हम अच्छे से ज़्यादा समझ पाते हैं, उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं और उसके जो बेसिक वाले फीचर्स हैं उनको समझ पाते हैं। तो मेथड पता है, डाटा होता है, लेकिन डाटा को समझा भी कहाँ जाता है? आपका स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के अंडर आप डाटा को समझते हैं अच्छे से और उनके कौन से फीचर्स है, उस हिसाब से फीचर्स को ही देखकर उन पर मेथड लगाया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज क्लियर। देन सेकेंडली कहते हैं कि इससे क्या करते हैं, समराइज किया जाता है सारे डाटा को। समराइज डाटा को सारा समराइज किया जाता है। समरी निकाल रहे हो किसी चीज की, आप बड़े लेंथी लेंथी आपके पास डाटा दिए, लेकिन उसमें से कंसाइज डाटा निकाल दिया जो आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल रहेगा, उसको हम कहते हैं कि आपने समराइज किया है। तो इस समराइज्ड डाटा को आप किसकी मदद से कर पाएंगे? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स के हिसाब से। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है आपका, ये अकेला एक मेथड नहीं है, इसके अंदर सब मेथड्स हैं। क्लियर। तो ये सेकंड वन क्लियर हो गया आपका। देन थर्ड वन इज कंपेयर एंड इवेल्युएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा को आप तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स इसमें थे, ये पॉइंट्स इसमें थे। देन इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, आपने देखना कि इसमें ये जो फीचर्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो आप कंपेयर भी कर पाते हैं एंड इवेल्युएट कर पाते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाज को। डन। ओके। देन फोर्थ एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कटोसिस। तो जब हमने यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया तो उसके बाद आपने डिफरेंट मेथड्स जो थे हमारे, जैसे कि डिस्पर्जन का मेथड, स्क्यूनेस का मेथड एंड कटोसिस का मेथड, आप इनको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं और इनकी भी आपको कैलकुलेशंस करनी आ जाती हैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा हुआ है, या फिर आपने स्टैट्स के सारे डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स को पढ़ लिया और समझ लिया था। होप सो क्लियर। ओके। तो जैसे कि हमारा पहला क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है ये वाला। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मैं आपको पहले एक लाइन या फिर 2-3 वर्ड्स में उसका मीनिंग बता देती हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी आपकी डिस्क्रिप्टिव समरी होती है। ये किसकी होगी? आपके डाटा सेट की होगी।
इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डाटा आपको गिवन किया गया है या फिर जो भी डाटा आपके पास है जिससे आपने कोई सम निकालने हैं कुछ भी, उसको अगर आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव समरी उसकी आपने बनानी है, छोटी सी समरी बनाएंगे, तो आप किसका यूज करें, सेंट्रल टेंडेंसी का। दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे सारे डाटा सेट की क्या है, समरी निकालकर हमें देता है कंसाइज वे में। ओके क्लियर। चलिए, जैसे कि हमें पहले भी पता सेंट्रल टेंडेंसी, अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका क्या मीनिंग था और ये सारी चीजें। कहते जो डाटा कलेक्टेड है, जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया है और आपने उसके ग्रुप बना दिए अलग अलग तरह के, ये आप जो ग्रुप बनाते हो ये कॉमन फीचर्स के हिसाब से बनाते हो टेबल्स में। जैसे कि मेल के क्या फीचर्स थे वो अलग जगह कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, चिल्ड्रन अलग कर दिए, इस तरीके से। तो कह रहे कि सब यहाँ पर हमने डाटा को कलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एक सिटी में गई, तो मैंने क्या करना है, सिटी में गई और मुझे कहा गया कि आपने पॉपुलेशन को कलेक्ट करना है या फिर लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा करके लेकर आइए। तो डेट मीन्स अगर मैं लोगों को गिन रही हूँ तो उसमें मेल, फीमेल, चिल्ड्रन और क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन सारे होंगे। तो मैंने अलग अलग टेबल बना लिया कि इस कॉलोनी में या फिर इस मोहल्ले में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ग्रैंड मतलब सीनियर सिटीजन कितने थे, चिल्ड्रन कितने थे। तो ये जो मतलब किया है तो उनके एज के हिसाब से किया कि सॉरी मेल आ गया जेंडर के हिसाब से, ठीक है, जेंडर के बेसिस पर मेल और फीमेल कर लिया, और एज के हिसाब से जैसे सीनियर सिटीजन्स कर लिए और चिल्ड्रन कर लिए। तो आपने सबको इंक्लूड करना है, बस आपने जो भी टेबल बनाना है तो उसमें जितने भी डाटा को लेना है वो एक तरह का होना चाहिए। तो जहां पर मैं सीनियर सिटीजन लिख रही हूँ वहां पर मैंने किसी भी बच्चे का डाटा नहीं लिखना, क्योंकि उन दोनों में मैंने एज का क्राइटेरिया यूज करके उनका टेबल अलग से बना दिया था। हाँ जी क्लियर। तो डाटा जो भी हमने कलेक्ट करना है या फिर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप उनका बनेगा उनके फीचर के हिसाब से, और इस डाटा को आपने टेबल्स की फॉर्म में बनाना है। ओके चलिए, तो ये फर्स्ट लाइन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर रहेगी। देन सेकंड कहते हैं कि अगर आपके पास डाटा जो है टेबल्स में बना रहेगा, ठीक है, तो उसकी स्टडी करना इजी हो जाता है, उससे आप आगे ग्राफ बना पाते हैं, डायग्राम्स बना पाते हैं, ठीक है, और इससे आप बेटर विजुअल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, देखने में जो चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाती हैं। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर बता देती हूँ, आपने ना आपके ना जो कॉलोनी वगैरह है तो कॉलोनी का नाम है ए, बी, कॉलोनी सी, कॉलोनी डी, कॉलोनी ई, 5 ले लो बहुत है। अब इसमें आपने देखी मेल और फीमेल, तो कॉलोनी ए में 50 मेल थे और 40 फीमेल थी, कॉलोनी बी में 60 फीमेल्स थी और 30 मेल थे, सॉरी 60 मेल थे और 30 फीमेल्स थी। यहाँ पर आप 70 और 80 का डाटा ले लो, 90 और 85 का डाटा ले लो। देन यहाँ पर कितने थे हमारे पास, 50 एंड 60 का डाटा ले लो। ये आपके पास डाटा था। अब इसका मैंने ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका ग्राफ। ओके, यहाँ पर आपने क्या है कॉलोनीज ले ली, कॉलोनी ए, कॉलोनी बी, कॉलोनी सी, कॉलोनी डी एंड कॉलोनी ई। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनके मेल्स का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग डिजिट्स ले लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लेती हूँ वो 0, 20 थे सब लेना, मैं चलो 40 से स्टार्ट, मैं ऐसे करती हूँ 20 से स्टार्ट करती हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देन 100। ये आ गया डाटा आपका। अब लाइन वगैरह इधर उधर होगी। अब हमने क्या करना, मेल्स को देखना है। तो कॉलोनी ए जो है इसमें मेल्स कितने हैं आपके, 50। तो ए के सामने 50 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, डन। देन कॉलोनी बी में कितने हैं, 60। तो कॉलोनी बी ये रही मेरी 60 यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। स्टार सा डाल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये 50 यहाँ पर और ये 60 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी का हो गया। देन कॉलोनी सी का कितना है, 70। तो कॉलोनी सी का कितना आ गया, यहाँ पर आएगा आपका नियर अबाउट 70, ये आ गया। और देन उसके बाद कॉलोनी डी में कितने हैं, 90। तो कॉलोनी डी ये रही आपकी
देन उसके बाद कॉलोनी ई में क्या है आपके 50 लोग, तो कॉलोनी ई दिस वन। इसका जो बनेगा ग्राफ जो भी है आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा, जिससे हमें क्या शो होता है कि क्या है, जैसे जैसे कॉलोनीज में आगे जाते हैं हम ए से बी से बी से सी में डी में, तो हमारा जो क्या है मेल का जो टोटल है वो क्या है, या फिर मेल की जो जितनी भी नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ से यहाँ फिर वहाँ। लेकिन जो हमारी कॉलोनी ई है इसमें सबसे ज़्यादा कम मेल्स हैं। तो अगर ये डायग्राम आपको दिया होगा तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना कि इसमें कितने थे, और यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि यहाँ से इतने, सबसे नीचे क्या है इसमें है। ठीक है, या फिर ए और सी ई में इक्वल इक्वल थे, बाकियों में ज़्यादा है। तो जो भी आपको क्या है डाटा सेट दिया जाता है, जो भी डाटा आपको दिया जाता है, अगर आप उसका ग्राफ या डायग्राम बनाएंगे उससे आपको ज़्यादा अच्छे से विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ओके, क्लियर। देन तो कह रहे हैं कि जो टेबुलेटेड डाटा होता है, जो टेबल्स की फॉर्म में डाटा था, जैसे मेरे पास ये टेबल की फॉर्म में डाटा था, ऐसे ये जो डाटा होता आपके पास, तो कह रहे हैं कि जो टेबुलेटेड डाटा होता है इसको एनालाइज किया जाता है। आपने कैसे एनालाइज करना, स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगाकर ही आपने एनालाइज करना है। ठीक है, और उससे कंक्लूजन्स आपने निकालने हैं। हाँ जी, क्लियर। तो थर्ड हमारा की क्या लाइन कह रही है हमारी, कि जो टेबुलेटेड डाटा होता है हमारा, इसको आप एनालाइज करते हैं। और एनालाइज आप कैसे करेंगे, आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगाकर एनालाइज करेंगे और उनसे आगे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ओके, तो कह रहे कि बस हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मेथड्स हैं उनमें से सेंट्रल टेंडेंसी आपका और डिस्पर्शन, ये ऐसे दो मेन टूल्स हैं जो क्या करता है, समराइजिंग का काम करता है लार्ज डाटा को। यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास इतना मतलब डाटा है, ये सारा डाटा 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 भरा है, अब इसको क्या है, अगर आपने छोटे फॉर्म में लेकर आना है, समराइज करना है, तो आप कौन से स्टैट्स के मेथड्स का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन बाय चांस ये हो। ठीक है, तो आपने कहना कि अगर हमने डाटा की समरी निकालनी है तो स्टैट्स के डिफरेंट मेथड्स में से हम यूज़ करेंगे या तो सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर क्या करेंगे हम, dispersion. These are the only two methods with which help we can only draw summary of the data set. सिर्फ यही दो मेथड्स हैं हमारे जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, समरी निकाल सकते हो अपने डाटा सेट की। ओके, क्लियर बच्चे। हाँ जी, डन। देन उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास आगे, अब ये क्या काम करते हैं, समरी निकालने का मतलब यही होता है कि ये आपके डाटा को कम कर देते हैं, जो आपका यूजफुल डाटा नहीं होता है, अननेसेसरी वाला डाटा होता है, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं एक सिंगल वैल्यू में फॉर इजी कंपैरिजन एंड क्लैरिटी। बहुत सा अलग अलग तरह का डाटा दिया है, ये दिया है, ये लाइन्स दी है, ये दी है, ये दी है, ये इससे एक डाटा एक अक्षर निकाल दिया, इससे एक अक्षर निकाल दिया, इससे एक अक्षर निकाल दिया, इससे ये अक्षर, और ये इकट्ठा आपकी समरी बन गई। तो ये क्या कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ले लो या डिस्पर्शन ले लो, ये आपके डाटा को रिड्यूस कर देती है और एक सिंगल वैल्यू में लेकर आ जाती है। जैसे कि 10 से लेकर 30 तक मेरे पास सारे अक्षर थे, लेकिन इन्होंने आंसर निकाल दिया 25। दैट मीन्स 25 एक ऐसा अक्षर है ये जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये डाटा को, टोटल डाटा को आपके रिड्यूस कर देती है एक सिंगल वैल्यू में, सो डैट आप इजीली कंपैरिजन कर पाएँ और आपको क्लैरिटी भी हो पाए। हाँ जी, क्लियर। ओके, देन 6th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रोफेसर बॉले जो थे उन्होंने कहा जो एवरेज होता है या फिर सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इसका सेम मतलब है, ये दोनों आपस में क्या है, साइनोनिम्स हैं। तो एवरेजेस और सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट मतलब स्टैट्स का कोई मेथड जिसको आप हमेशा से यूज कर रहे हो, और ये आपको क्या है, मदद करते हैं डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओवरऑल डाटा को। आपका सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज एक ऐसा स्टैट्स का मेथड रहेगा जिससे आप उसके सारे ओवरऑल डाटा को समझ पाते हो और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। हाँ जी, क्लियर। ओके, देन आगे क्या कहते हैं, अब सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आपको सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं।
तो कह रहे हैं कि ये आपके डाटा की डाटा को आपको समराइज कर देता है और एक सिंगल वैल्यू में लेकर आता है। हाँ जी जी, पढ़ लिया हमने। और इससे आप डाटा का कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पर इन्होंने आपके दो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, लेकिन मेरा मन है मैं कि आपको दो से नहीं ज़्यादा और करवाऊँ, तो यहाँ पर हम इसको करके मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पर। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके साथ, आपके लिए, क्योंकि स्लाइड्स से पढ़ना और एक्स्ट्रा कुछ एड ऑन करके डाटा को लिखना ये आपके लिए। जैसे कि अगर आप फिर से सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज का मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एवरेजेस इज इक्वल टू, एवरेज आपका एक मेजर होता है, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a typical value around which other figures congregate। हाँ जी, इस लाइन को समझिए। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज एक मेथड है आपका, मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी में सब मेथड्स होते हैं आपके, तो एवरेज भी आपका एक मेजर है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी का। और इससे क्या होता है, आपके पास एक टिपिकल वैल्यू निकल कर आती है। टिपिकल वैल्यू मतलब एक अक्षर निकल कर आएगा, एक सिंगल वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। जैसे 25 थी, ये कहाँ से 10 से 30 के बीच का आंसर था, 10 से 30 के बीच में 25 नहा लो, जैसे 10 से 30 के बीच में इसका आंसर आ गया 20। तो ये जो आपका एवरेज होता है ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर है, एक सब मेथड है, जो जहाँ पर आप एक टिपिकल वैल्यू निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, सिंगल वैल्यू निकालते हैं, अराउंड विच अदर फिगर्स कन्ग्रीगेट, जहाँ जिसके जो वो वैल्यू निकल कर आएगी और उसके अगल बगल आपके जितने भी फिगर्स है वो कन्ग्रीगेट करेंगे, घूमेंगे, या फिर एक ऐसा अक्षर जो बाकी अक्षरों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो 10 से लेकर 30 तक जितने भी वैल्यूज है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, कोई भी 21, 22, 23, 27, देन 31, 10 से लेकर 30 तक जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू सिंगल रहेगी आपकी, इसको हम कहेंगे टिपिकल वैल्यू। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद एक और देख लीजिए मेथड क्या कह रहा है, सॉरी, एक डेफिनेशन है आपकी, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। हाँ जी, तो एवरेज एक आपका एक ऐसा फिगर रहेगा, एक ऐसी वैल्यू रहेगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है पूरे ग्रुप को। तो जितना भी डाटा है आपका वो एक सिंगल वैल्यू के द्वारा अगर आपका रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। हाँ जी, डन। तो ये एवरेज का मीनिंग हो गया। तो वहां पर मैंने आपको सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या है। फर्स्ट वन, आप लिख लीजिए, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ।
हाँ जी, इनको नोट आउट कर लीजिए, मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके एवरेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, टू गेट अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंटायर वैल्यू। आपने एक ऐसी वैल्यू को लेकर आना है, ठीक है, आपने एक ऐसी सिंगल वैल्यू को लेकर आना है जो रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, पूरे डाटा के जो अंटायर डाटा था उसके फीचर्स को। एक ऐसी वैल्यू निकालना आपने जो रिप्रेजेंट करेगी सारे फीचर्स को, करेक्टरिस्टिक्स को, जो सारे जो आपके अंटायर डाटा डाटा के हों, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट कि एवरेज कहता है कि हमने क्या करना है, डाटा की समरी निकालनी है। डाटा की समरी कैसे निकलती है, जब हम नंबर ऑफ बड़े डाटा में से एक सिंगल वैल्यू का आंसर निकालते हैं, लेकिन वो सिंगल वैल्यू भी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी। हम डाटा सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, जब उस सिंगल वैल्यू में हमारे डाटा के सारे फीचर्स, सारे करेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हो, दर्शाए जा रहे हो। हाँ जी, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन सेकंड क्या कह रहे हैं, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हमने ऐसा सिंगल वैल्यू निकालनी है जिससे क्या है, आप कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। तो फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब जो आपने आंसर निकालना है अपने एवरेज का, ठीक है, तो एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिससे आप क्या है, इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। ओके, डन। और उसकी मदद से उस जो भी आपने एवरेज निकाला है वो आपको मदद करता होना चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग में भी। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि ऐसा आंसर निकालिए जिसका आपने आगे जो भी डिसीजन लेना है उसमें कोई ना कोई असर हो। अब मैंने एवरेज निकाल लिया लेकिन उसका मुझे निकालने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, मुझे डिसीजन किसी और बेसिस पर लेना पड़ रहा, तो निकालने का कोई फायदा नहीं है। एवरेज तभी निकालिए जब आपको लगता है कि आपको क्या है, डिसीजन मेकिंग करनी है और ये आपको मदद करेगा। डन। देन क्या कह रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। और ऐसा एवरेज निकालना है आपने कि ये आपको क्या है, जो भी आपने पॉलिसीज बनानी है उसको फॉर्मुलेट करने में आपकी मदद करे। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे ऑब्जेक्टिव्स। एक बार इनको देख लीजिए और नोट आउट कर लीजिए, मैं आगे करवाऊँ। चलिए आगे देखिए। तो ये यहाँ तक मैंने करवा दिया था, ये भी समझा दिए थे सारे पॉइंट्स आपको, ऑब्जेक्टिव्स तक हो गया था। तो कह रहे कि सेंट्रल टेंडेंसी मींस डाटा क्लस्टरिंग अराउंड अ मिडल वैल्यू। वही है कि जो भी आपकी एक आंसर निकल कर आया आपका, स्टार डाल देती हूँ, तो इस जो डाटा है ना बाकी वाला, तो इसके आसपास ही रहना चाहिए। ये ऐसा डाटा निकाल दिया, ये सबको क्या है, दर्शा रहा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज का मतलब क्या होता है, ऐसा डाटा, ऐसा कोई भी डाटा का क्लस्टर जिसमें क्या है, आपकी एक मिडिल वैल्यू हो और वो उसके अगल बगल घूमती हो, मेजर्ड यूजिंग एवरेजेस। और इसको आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपने क्या है, इसका एवरेज निकाला है, ठीक है। तो कह रहे कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस है। सेंट्रल टेंडेंसी में एक छोटा सा मेथड है आपका एवरेज। आगे एवरेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिनको हमने यूज करना है, पढ़ना है, समझना है, इनके सम्स निकालने हैं। और हर एक इसका जो एवरेज का टाइप रहेगा, सबके अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है, मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। ओके, क्लियर। चलिए, अब यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। चलो, तो यहाँ पर सीधे इन्होंने बता दिया कि एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पॉइंट्स क्या होने चाहिए। लेकिन इससे पहले मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें कि सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी, कि आपके जो एवरेज था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपको जब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने, इसकी अहमियत है, इसकी क्या मायने रखते हैं हमारे लिए, और इसको हमारे लिए करना क्या ज़रूरी है। तो एक टॉपिक का नेम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस कह दो या फिर आप फंक्शन कह दो, सेम ही चीज़ है। सेंट्रल, सॉरी, एवरेजेस। हाँ जी, द फर्स्ट वन पॉइंट इज टू फाइंड
रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, लिखकर फिर सारे समझा रही हूँ मैं आपको। टू कंडेंस डाटा, then third one is helpful in further statistical analysis. To draw conclusions about the universe from a sample. Fifth point, to trace mathematical relationship. Then sixth point is to help in डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, क्लियर। तो ये हमारे सारे फंक्शंस हैं और हमारी सारी क्या है इंपॉर्टेंस है कि आपके लिए आपके एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, मायने क्या रखते हैं आपके लिए इनके। तो जैसा कि फर्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि टू फाइंड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मैंने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्या है सारे डाटा को रिप्रेजेंट करे। टू फाइंड ऐसी वैल्यू को ढूंढिए, फाइंड करिए जो क्या है आपको डाटा को रिप्रेजेंटेट कर पाए। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ये इंपॉर्टेंस है कि आपका जो एवरेज है ये आपको मदद करता है एक ऐसी डाटा को, एक ऐसी वैल्यू को ढूंढने में जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर पा रही हो। ये उसका काम भी है, ये उसके मायने भी रखते हैं, इसके ये और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ एवरेज ही कर सकता है। हाँ जी, क्लियर। देन उसके बाद कहता है टू कंडेंस डाटा, डाटा को समरी बना के छोटा सा कर देता है, डाटा को कंडेंस कर देता है, सिकोड़ देता है। तो ये आपका काम भी है और ये आपकी इंपॉर्टेंस भी रहेगी कि हमारा एवरेज ही एक ऐसा मेथड है आपके सेंट्रल टेंडेंसी का या फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा को कंडेंस कर पा रहा है। ओके, देन थर्ड वन इज हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अगर क्या है आपने आगे के कोई भी मेथड्स लगाने, जैसे डिस्पर्शन लगा रहे हो, स्क्यूनेस लगा रहे हो, कर्टोसिस लगा रहे हो, अभी आपने 3 ही नाम सुने ना, तो इन्हीं का मैं बार बार नाम ले रही हूँ। तो कह रहे हैं कि ये आपको क्या है, जो अगर आपने आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है ये आपको मदद करेगी। तो आगे इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए आपको इसका एवरेज पता होना चाहिए। तो ये डेट मीन्स ये एवरेज अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो या फिर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो स्टैटिस्टिक्स के आप आगे वाले मेथड्स को भी नहीं यूज कर पाएंगे, उसको कैसे निकाला जाएगा। हाँ जी, डन। देन उसके बाद कहते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल। अब आपके पास सैंपल है, जैसे कि मैंने क्या सिटी के लोगों के बारे में बताया था, मेल और फीमेल के बारे में बताया था, ठीक है। तो हमने क्या है हमने क्या है एक सिटी के 5 मोहल्ले देख लिए, 5 कॉलोनीज देख ली, जबकि हमारे पास टोटल 10 कॉलोनीज थी। तो इसमें से हमने एनालाइज किया कि हर एक कॉलोनी में मेल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल, फीमेल उनसे कम है, किसी एक आधी कॉलोनी में ही फीमेल ज़्यादा थी। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि इस सिटी में, जैसे कि सपोज करिए आपका अमृतसर शहर है, तो अमृतसर सिटी में जितनी भी आपकी कॉलोनी है या फिर जितने भी मेल और फीमेल रह रहे हैं
एक एरिया में, एक जगह में, हर एक जगह क्या है, मेल की गिनती ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो मैंने 5 को देखा, 5 कॉलोनीज को देखा, उससे क्या है 10 का रिजल्ट बना दिया। डैट मीन्स मैंने कंक्लूजन बना लिया अपनी तरफ से। आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो पूरे यूनिवर्स के बारे में एक सैंपल से। तो जो डाटा आपका पूरा होता है, जिसमें क्या है सारे की सारी कॉलोनीज आ गई थी, ठीक है, तो ये आपके लिए आपका यूनिवर्स कहाएगा। और इसमें से जैसे कि सोचा कि मैंने 5 का ही सिर्फ क्या है डाटा इकट्ठा करके इसके ऊपर देखना, तो ये मेरा क्या है सैंपल रहेगा। ये तो कल भी हमने बताया था आपको। तो इससे क्या है, आप कंक्लूजन बता रहे हो, निकाल रहे हो कंक्लूजन अपने यूनिवर्स के बारे में, किसकी मदद से, अपने सैंपल की मदद से। ओके, डन। देन टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशन। अब इन दोनों में आपस में मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, ये भी आपको किससे पता चलता है, एवरेज की मदद से ही पता चलेगा। अब आगे जब आप एवरेज के मेथड अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि हाँ ये मैथमेटिकल इनमें क्या रिलेशन है, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, ये इसका 2 गुना ज़्यादा है, ये इसका 1/3 है। तो इस तरीके से आप उनका क्या है मैथमेटिकल रिलेशन भी निकाल पाएंगे। और एवरेज आपको बेसिकली बहुत ही मदद करता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इसके ये सबसे, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको एबीसी आनी चाहिए ना, उसी तरीके से अगर आपको स्टैट्स सीखना है, स्टैट्स को अप्लाई करना, इसके मेथड्स को करना आना चाहिए, तो उसमें बेसिक आपको एवरेज निकालना आना ही चाहिए। ये बहुत ही कह दो कि नींव पत्थर है स्टैट्स को पढ़ने के लिए, कि आपको एवरेज आता है। हाँ जी, डन। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमने ऑब्जेक्टिव्स किया, हमने सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज का मीनिंग पढ़ लिया, हमने उसके बाद क्या किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे, हमने उसकी इंपॉर्टेंस और फंक्शंस कर लिए। अब एक अच्छा आपका एवरेज होने के लिए एक अच्छा गुड एसेंशियल्स कौन से होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए उसके पास, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। फर्स्ट वन इज it should be rigidly defined. Second one, it should be located graphically. Third one, it should be least affected by fluctuations of sampling. Then fourth point, it should be easy to, it should be based on all observations. Fifth point, it should be easy to understand. Then sixth point, it should be capable of further algebraic treatment.
नेक्स्ट वन, 7th पॉइंट यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। इट शुड नॉट unduly affected by extreme items. Then 8th point, it should be capable of being used in further statistical computation. हाँ जी, इतना लिख लीजिए, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। हाँ जी, लिख रहे हैं ना आप? लिख लीजिए, मैं इनको फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक एक पॉइंट को। हाँ जी, क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं कि एक गुड एवरेज की प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप एवरेज में डाटा दे रहे हो वो एक ऐसा डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर क्या है, बाहर की चीज़ें उसको तोड़ मरोड़ ना सके, उसका कोई और मतलब ना निकाल सके। हाँ जी, क्लियर। तो जैसे क्या है, हम लिखते हैं, जैसे हम पैसे किसी को चेक में दे रहे तो हम क्या लिखते हैं, 10,000 ऐसे लिखते हैं हिंदी में, और लिखते हैं 10,000 ओनली। हम उसको क्या है जो डिफाइन कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट है, उसको हमने रिजिडली डिफाइंड किया है। डेट मीन्स इसमें कोई अपनी तरफ से कोई भी डाटा ऐड ऑन ना कर सके और इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट ना कर पाए। ठीक है, जैसे मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे पानी ला कर दो, ठीक है, तो अब इसको तो आप पानी ला कर दो, आप हाथ में पानी दे दो मुझे थोड़ा सा लाकर, आप क्या है मग में दे दो, आप बाल्टी में दे दो, तो पानी ला कर देने का मतलब क्या है कि पानी जैसे मर्जी दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं कि मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी ला कर दो, तो हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन किया है कि बाहर वाला कोई और जो पर्सन है या फिर इंटरप्रेटर है इसको अपनी तरफ से क्या है तोड़ मरोड़ ना सके। कई बार हमें क्या है लाइंस जो दी होती हैं उनका डबल मीनिंग निकला होता है कि इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, उस तरीके से भी मान सकिए। डैट मीन्स वो चीज़ें क्या हैं आपकी रिजिडली डिफाइंड नहीं की हैं। हम जब एवरेज निकालते हैं या फिर जो भी हमारे पास एक एवरेज निकल कर आता है वो एक ऐसा डाटा होना चाहिए या फिर एक सिंगल वैल्यू एक ऐसी होनी चाहिए जो क्या है रिजिडली डिफाइंड है, उसमें कोई भी चीज़ अपनी तरफ से बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो एक बार डाटा आ गया या फिर जो एक बार रिजल्ट आ गया वही रहेगा। आप उसको अपनी तरफ से ले लो और कुछ बना दो, मैं अपनी तरफ से कुछ और बना दो, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट वन इज क्लियर। हाँ जी, देन क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड पॉइंट कहता है कि इट शुड बी लोकेटेड ग्राफिकली, तो हमारा एवरेज एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, एक अच्छा एवरेज उसी को माना जाता है जिसको आप ग्राफ पर लोकेट कर पा रहे हो, ग्राफ पर ऐसे बनाकर कहीं पर भी आप उसको बता पा रहे हो कि ये हमारा एवरेज आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट पेज पर करती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ छोटा से। तो मेरे पास क्या है मेल, और जैसे मेल्स का था, अब मेरे को डाटा भूल गया, मैं फिर से कोई और डाटा ले लेती हूँ। ये 10 थे, ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, ये 40 ले लो और ये ले लो 50। सिटी ए, बी, सी, डी एंड ई, ये हो गए। सिटी ए में सपोज करो 30 लोग हैं, अगले में 40 थे, लोग, अगले में 40, फिर सी में 20 आ गए, फिर डी में 10 आ गए और ई में कितने हो गए, 50 हो गए। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ठीक है, पूरा अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, एवरेज पता कैसे निकलता है, सारी वैल्यूज को प्लस किया जाता है, 10 + 20 + 30
किसकी क्या कहाँ पर वैल्यू थी। तो जैसे सिटी ए का कितना था, 30 था, तो 30, और सिटी बी का 40, सिटी सी का आपका 20, देन सिटी डी का आपका 10, देन उसके बाद 50। इन सभी को आपने प्लस करके कितने थे ये, 1 2 3 4 5 थे, 5 थे ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 40 + 10 50 और 150। तो ये 150 को आपने 5 के साथ जब कर दिया तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। तो ये जो 30 वैल्यू है ये यहाँ पर है ना, तो आप बता सकते कि 30 आपका क्या है, एवरेज भी है। तो ग्राफ पर वो दिखाई दे रहा है, आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो एक अच्छा एवरेज उसी को माना जाता है आपका, जो आप ग्राफ पर दिखा पा रहे हो, रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। हाँ जी, डन। देन उसके बाद क्या कहता है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ सैम्पलिंग। अगर आप अपने सैंपल में कुछ क्या है बदलाव कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा ही असर क्या है उस पर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे मेरे पास 5 थी, लेकिन मैंने क्या कर लिया, मैंने एक और क्या है सिटी को जोड़ दिया, एफ सिटी को, जिसका क्या है डाटा कितना था, 20 था। तो ये ऐसे आ जाएगा, बदलाव कर दिया ये वाला। तो जब मैंने एवरेज निकाला तो ये पहले वाला जो एवरेज था इसमें मैंने क्या कर देना, वो कितने ऐड किए मैंने, 20 ऐड कर देने। अब 5 की जगह पर मेरे पास कितनी वैल्यूज होगी, 6 होगी। अब मैं निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 170। 170 को मैंने क्या कर दिया, 6 के साथ डिवाइड कर देना। अगर आप बाई चांस ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आपके पास कितना आता है, 28.33। तो पहले मेरा एवरेज 30 निकल कर आ रहा था, अब मेरा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 28.3। तो 20 यूनिट ऐड किए आपने, लेकिन आपका जो असर पड़ा सिर्फ क्या है, 2 यूनिट का ही पड़ा। 20 और 2 बहुत ही अंतर है। तो कह रहे कि अगर आप अपने सैंपल में कोई भी बदलाव करते हैं तो उसका आपके एवरेज पर बहुत ही कम असर होना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ सैम्पलिंग। अगर आप सैंपल में कोई भी फ्लक्चुएशन कर रहे हैं उसका कम असर होना चाहिए आपके मीन पर। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा आपको। देन उसके बाद देखिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। और आपने ऐसा एवरेज लेना जहां पर मैंने सारी चीज़ों को लिया, यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ा नहीं ना, मैंने सारी सिटीज़ को लिया था, कोई एक सिटी को मिस नहीं किया मैंने। तो एक ऐसा अच्छा एवरेज वही होता जिसमें आपने सारी ऑब्जर्वेशन को कवर किया होता है। और एवरेज ऐसा निकालो या फिर इस तरीके से निकालो जो क्या है बहुत ही ईजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। डन, इजीली अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि कैसे उसको प्लस किया, फिर नीचे कैसे लिया, ऊपर टोटल आ गया हमारा, इस तरीके से। देन इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। आंसर ऐसा एवरेज का आना चाहिए जिसके ऊपर आप स्टैट्स के आगे वाले मेथड्स को अप्लाई कर सके। आपका आंसर अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, क्यूब रूट में आ रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है जिस पर आप आगे मेथड नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो एक अच्छा एवरेज नहीं माना जाता है। एक अच्छा एवरेज वही होता है जिसके ऊपर आप फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट और आगे मेथड्स को लगा पाए। हाँ जी, डन, ओके। देन 7th पॉइंट इज, इट शुड नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। अगर कोई बाहर की आइटम पड़ी है उसका आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास क्या है, डाटा आ गया सिटी ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का। आगे आप बता रहे हो कि हमारे पास क्या है, जो हमारा डाटा था उसमें क्या है, हमारा एक नई सिटी जुड़ रही है या फिर वहां पर क्या है पॉपुलेशन रहने लगी है, तो उसका मेरा यहाँ पर असर नहीं हो रहा क्योंकि उसको मैंने लिया ही नहीं है। तो कह रहे कि जो भी आपने डाटा लिया है ना उसके ऊपर जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, बाहर वाली आइटम्स हैं जिनका आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका असर भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर। इट शुड नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। हाँ जी, क्लियर। सारी वैल्यूज जो हैं वो कैसी हैं, नियर अबाउट हैं। चलो ये सिटी छोड़ो, 30 40 50, अगर डाटा ऐसा होता 30 40 फिर 150 फिर 200 फिर होता 20 फिर होता 10, तो अगर इसमें हम जो एवरेज निकालेंगे वो क्या है, इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, बाकी सारे 4 अक्षर छोटे हैं, 2 अक्षर आपके बड़े हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, डन। देन उसके बाद कहते हैं, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन। अलजेब्रिक मैथ वाले मेथड भी आप लगा पाएं, ऐसा होना चाहिए, और जो स्टैट्स के मेथड्स हैं उसको भी आप लगा पाएं। एक अच्छा एवरेज वही होता है जिसकी आप आगे जाकर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर पाएं
और क्या है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन भी कर पाएंगे। होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी गुड एवरेज की वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल होंगी आपके लिए। ओके डन। चलिए आगे देखिए। अब यहीं पर आपको क्या है उन्होंने एक मेजर्स बता दिए थे, वही सेम चीज़ें। रिजिडली डिफाइंड नहीं होना चाहिए जी, ठीक है, समझ है आपके लिए, अंडरस्टैंडेबल है। और ऐसा होना चाहिए जिसको आप समझ भी पाए और कैलकुलेट अच्छा सही से कर पाए, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशंस आपने डाटा की लेनी है, ये भी पढ़ लिया था हमने। फर्दर मैथमेटिकल या फिर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट आप कर पाएँ, सेम ही मतलब होता है। और क्या है जो फ्लक्चुएशंस होती हैं सैंपल में थोड़ी बहुत अगर करते हैं उसका कम असर होना चाहिए, तो ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था। तो इसी के साथ हमारे जो गुड मेजर्स होने चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी के या फिर एवरेज के, ये आपके क्या है कंप्लीटेड है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको समझाया था बेसिक्स एवरेज के या सेंट्रल टेंडेंसी के, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट है आपका, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए, काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सो डैट मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में, जिसको हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।